राजस्थान के रेगिस्तान में छुपी एक जगह जहां सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया। 1825 में उस एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। न चीख, न खून, न कोई लाश। चारों तरफ सिर्फ खाली मकान और उनकी दीवारों में कैद उस गांव के राज। उस गांव के बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखा गया अबैंडन्ड। टूर गाइड्स ने कहा हॉन्टेड, और लोगों का मानना है कि यह जगह श्रापित है। कुलधारा की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन इस हादसे को सुनकर आप उस जगह को चाह कर भी नहीं भुला पाओगे। ये अविनाश की एक 30 साल का एम्बिशियस आर्किटेक्ट, जिसे गवर्नमेंट ने एक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। प्रोजेक्ट की खासियत उसकी लोकेशन, कुलधारा। उस लोकेशन का नाम सुनते ही सारे एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स ने प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। अविनाश के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ऑफर एक्सेप्ट करने के अगले दिन ही वो साइट विजिट के लिए वहां पहुंच गया। जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, उसके ड्राइवर ने उसे एक चेतावनी दी। कहा कि शाम होने से पहले आप वहां से लौट जाना। वो जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। वो वहां से चला गया और अविनाश अब वहां अकेला था। उसके सामने था एक ऐसा गांव जो 100 साल से शायद किसी का इंतजार कर रहा था। वो टूटे हुए मकानों की तरफ आगे बढ़ा। वहां की दीवार पर उसने देखा कि कोई अधूरा सा मंत्र लिखा हुआ है, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो और किसी वजह से रुक गया हो। उस खाली मकान के सामने उसे महसूस हुआ कि वो शायद अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। अंदर झांककर उसने देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। हर जगह सिर्फ रेत। और अचानक उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग्स और मेजरमेंट्स लेना शुरू किया। लेकिन जब भी वो कुछ रिकॉर्ड करता, फुटेज में बस एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती। वो काफी आगे तक पहुंच चुका था, लेकिन हर बार हर रिकॉर्डिंग बस एक ब्लैक स्क्रीन। सूरज ढल रहा था। उसे कैब ड्राइवर की बातें याद आई और उसी समय उसने पैकअप करना शुरू किया। और तभी उसे वहां दूर खड़ी एक औरत दिखाई देती है। सफेद दुपट्टा जिसमें रेत अटकी हुई थी। वो उसका चेहरा देख पाता उससे पहले ही वो पलटकर आगे अंधेरी गलियों में चली गई। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, अंदर आ जाओ, काफी देर हो चुकी है। अविनाश घर के अंदर गया। दीवार पर पुराने नक्शे, फेडेड हैंड प्रिंट्स, कुछ बड़े तो कुछ छोटे बच्चों के, मानो जैसे लोग यहां से जल्दी में भाग रहे थे और उन्होंने इन्हीं दीवारों को छुआ। उस दीवार को छूते ही अविनाश को वो सारे दृश्य दिखने लगे। कुलधारा, जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, जहां से एक रात में ही सारी बस्ती गायब हो गई थी। पाली के दीवान की नजर उस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ चुकी थी। उसने शादी के लिए मुखिया पर दबाव डाला, धमकी दी, और उस रात पूरा गांव रात के अंधेरे में गायब हो गया। वो कहाँ गए कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी बद्दुआ ने आज भी कुलधारा की जमीन को बंजर और बेजान बनाए रखा हुआ है। कोई भी बस्ती इस गांव को अपना घर नहीं बना सकती। ये जमीन तब से सूनी है। उसी रास्ते के आखिर में एक कमरा था, आधा खुला हुआ। उस कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून से दीवार को चीर रहा हो। वो उस कमरे की ओर तेजी से गया और अंदर जाते ही जो उसने देखा तो वो हैरान रह गया। वही औरत उस कमरे के बीच बैठी हुई थी। झुककर वो दीवार पर कुछ लिख रही थी। और फिर उसने अविनाश की ओर देखा। चेहरा सफेद, बिना कोई रंग, आंखें पूरी काली। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम आ गए। वो बार बार पूछता रहा, आप कौन है, आप कौन है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी उंगली से दीवार पर जो लिखा हुआ था उसकी तरफ इशारा किया। उसने टॉर्च से उस दीवार पर देखा और वहां लिखा हुआ था उसका ही पूरा नाम,
और उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की। वो घबराकर पीछे की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि अब उस हवेली का दरवाजा पीछे नहीं था, सिर्फ एक दीवार, जैसे चारों तरफ से उस हवेली ने उसे कैद कर लिया हो। वो औरत अब उसके पास आ चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर अविनाश से कहा, मैं हमेशा से यहीं थी, मैं कभी नहीं गई, और अब तुम भी यहीं कैद हो। उसी समय अविनाश समझ चुका था कि औरत वही मुखिया की बेटी है जिसके साये ने आज भी कुलदारा को श्रापित कर रखा है। एक तेज हवा का झोंका आया और वही मंदिर की घंटियों की आवाज, और अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह अविनाश फिर उसी रेगिस्तान में था और उसकी टीम भी वहीं पहुंच चुकी थी। किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन उसका वो स्केच पैड जिस पे वो ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स लिख रहा था, उसका एक पेज अपने आप भरा हुआ था। वही हवेली का नक्शा और उसके नीचे उस दीवार पर लिखे हुए वही अधूरे मंत्र। उसने उसी वक्त वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया और उसके बाद कुलदारा कभी वापस नहीं गया। वापस लौटने के बाद भी कभी कभी रात के अंधेरे में उसे अपनी दीवार पर वही अधूरे मंत्र दिखाई देते हैं। कुलधारा सिर्फ एक खाली गांव नहीं, एक अधूरी कहानी है। हर टूर गाइड बस अपनी वही पुरानी कहानी सुनाएगा, लेकिन जब अविनाश ने उस औरत की आंखों में देखा, वो समझ चुका था कि ये कहानी अधूरी है। उस गांव से जाने का फैसला उनका नहीं था, वो फैसला एक हादसा था। कुलधारा का सच अब भी वही है, और शायद बस तुम्हारे कदम का इंतजार कर रहा है। राजस्थान, अजमेर से जयपुर जाते हुए एक पुराना हाईवे है, NH-79। लोग कहते हैं उसकी हवा में कुछ है, पर वो सड़क नहीं भूली। कहते हैं उस रात एक माँ थी, अपनी 5 दिन की बेटी को लिए गांव के जुल्म और बाल विवाह से बचने निकली थी, पर किस्मत उसे एक ट्रक के सामने ले गई, और बस तब से वो वहीं पर रह गई, उसी सड़क पर, एक इंतजार में। हर रात, हर मोड़ पर। दूदू पुलिस स्टेशन, राजस्थान। हाईवे से लगा एक छोटा सा गांव। रात के 3:33। आलोक तिवारी वो केस फाइल्स के बीच बैठा था। तभी एक पुराने रोटरी फोन से पुलिस स्टेशन गूंज उठा। हेलो हेलो, इज एनीवन लिसनिंग? हम NH-79 पर फंसे हुए हैं। मैं अनुराग बोल रहा हूं। आलोक, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? लाइन कट। पीछे से कांस्टेबल भूरा सिंह बोला, वेलकम टू डूडू सर। पिछले कई सालों से लगभग इसी वक्त ये फोन बजता है। सेम फोन, सेम कॉल, अलग अलग आवाज है। लगता है कोई गांव वाला मजाक करता है। आलोक फिर उस हाईवे के बारे में पूछता है, लेकिन वो हाईवे भूरा से। सर हम कोशिश कर चुके हैं, पर वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन आलोक का दिमाग उस आवाज को झुठला नहीं पा रहा है जो उसने अभी सुनी। ऐसा कैसे? उसने मन बनाया कि वो खुद जाकर देखेगा। जीप की चाबी लेके वो भूरा सिंह के साथ चलने को बोलता है। भूरा सिंह फिर टोकता है, इस बार थोड़ी सीरियस टोन में। सर इग्नोर करिए, सर गांव वाले उसे भूतिया कहते हैं। अरे क्या नॉनसेंस है ये, बताओ वो नंबर कहां से आता है? कुछ आइडिया है? NH-79 के चेक पॉइंट से आता है सर, पर टावर 15 किलोमीटर दूर है। मैं जा रहा हूं, और तुम भी। उसके पास बैठा भूरा सिंह घबरा कर बोल पड़ा, सर गाड़ी बंद कर दीजिए। कहते हैं जो इस धुन में आगे बढ़ता है वो वापस नहीं आता है। आलोक अंदर ही अंदर इन सब चीजों को मना करना चाह रहा था, पर सच्चाई ये थी कि उसने जिंदगी में ऐसा कोहरा कभी नहीं देखा। ना कोई कुत्ता, ना कोई पक्षी, और ना कोई इंसान। बस एक खामोश रास्ता, और उसके बीच में खड़ी है एक बेजान कार। आलोक जोर से आवाज लगाता है, हेलो कोई है? जवाब था सिर्फ हवा का सर करना। टॉर्च की रोशनी जैसे ही विंडो पर पड़ती है, आलोक को लगता है एक पल के लिए कार के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई परछाई, बिल्कुल हल्की, बस एक सेकंड के लिए। और तभी उसके कान के करीब ठंडी सांस की तरह एक आवाज,
हमें हमें निकालो यहां से। आलोक सीधा सर से पैर तक कांपता है। वो टॉर्च को तेजी से चारों तरफ घुमा देता है, पर वहां कुछ नहीं था, बस वो बेजान सफेद धुंध और एक एहसास जैसे कोई उस धुंध से उस पर नजर रखे। उसने जैसे ही कार का हैंडल पकड़ा, वो अपने आप खुल गया, बिना किसी ताकत के, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया। पर वहां कोई नहीं था। कार की कंडीशन ऐसी थी जैसे किसी ने अभी अभी ऑफ करी हो। चाबी लगी हुई थी, फ्यूल मीटर 0। आलोक को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपनी ओपन कार ऐसे वीराने में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो गाड़ी के गियर बॉक्स के पास पड़ी एक स्लिप उठाता है, जिस पर लिखा था अनुराग वर्मा, 25 नवंबर 2005, 11:41। ये एक ATM स्लिप थी। ये पढ़ते ही वो स्लिप उसके हाथ से गिर जाती है और उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रुकी। उसमें साल था 1998। उसके होश उड़ गए। 1998, ये कैसे हो सकता है? और ठीक उसी पल कार हल्की सी हिली, जैसे कोई दबे पांव पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया हो। धीरे से उसने रियर व्यू मिरर की तरफ नजर घुमाई और जो उसने देखा, उसके हाथ पैर जम गए। वहां एक औरत बैठी थी, लाल जोड़ा, खून से सनी, डरावनी आंखें। उसका चेहरा देखते ही आलोक की चीख निकल गई। वो क्या है? वो तेजी से कार से बाहर निकला। पलट कर देखा तो कार वहां नहीं थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो उसने देखा वो सच था या कुछ और। वो भूरा सिंह को आवाज लगाता है, अपनी जीप की तरफ भागता है, भूरा, भूरा सिंह, भूरा सिंह। लेकिन वहां कोई नहीं था। हर बढ़ते कदम के साथ कुछ साए उसके करीब आते जा रहे थे। डरते हुए कभी वो टॉर्च उनकी तरफ करता तो कभी तेजी से आवाज लगाता, कौन है उधर? कौन है? कौन है? देखो, मैं एक पुलिस वाला हूं, ये मजाक भारी पड़ सकता है तुम पर। कौन कौन? पर कोई जवाब नहीं। अब उस सन्नाटे में गूंजती उसकी खुद की आवाज उसे डराने लगी थी। तभी उसी ठंड में एक दबते हाथ में उसकी कलाई को पकड़ा। उसका खून सूख गया, पैर ऐसे जाम हो गए जैसे मानो है ही नहीं। उसने हिम्मत करके अपनी कलाई की तरफ देखा तो वहां वो औरत खड़ी थी। खून से सने उसके हाथ ने आलोक की कलाई दबा रखी थी। डर से आलोक का शरीर कांप रहा था। उसको हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वो डरावना चेहरा देखे। आलोक ने पूरी ताकत से एक झटका दिया और जीप की तरफ भागा। कांपती आवाज में वो फिर चिल्लाया, भूरा सिंह, भूरा सिंह। लेकिन वहां कोई नहीं था, न जीप न भूरा सिंह। वो औरत उसके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुकी थी। जैसे जैसे आलोक आगे बढ़ रहा था, वो सड़क उसे उतना ही पीछे ढकेल रही थी, मानो वो भी उसी कोहरे का हिस्सा बन गया। अपने वॉकी टॉकी से उसने स्टेशन को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन बार बार एक स्टैटिक ग्लिच कनेक्शन ब्रेक कर रहा था। काफी देर चलने और दौड़ने के बाद उसे यकीन हो गया कि अब यहां से वो कभी नहीं निकल पाएगा। तभी गहरे कोहरे को चीरती हुई 2 हेडलाइट आलोक के करीब से गुजरती। ये वही सिल्वर गाड़ी थी जो उसने अभी देखी थी। आलोक जोर से चिल्लाता है, रुको, रुको, उधर मत जाओ। कार कुछ दूर जाके उस धुंध में रुक जाती है। आलोक हाथ में टॉर्च की रोशनी लेकर कार की तरफ बढ़ता है। अंदर बैठा एक कपल कंफ्यूज और डरा हुआ था। जो उन्होंने सुना, क्या वो सच था या इस सड़क का धोखा? अनुराग और नेहा, जो अपनी राजस्थान रोड ट्रिप की आखिरी डेस्टिनेशन के बीच इस मनहूस रोड पर फंसे हुए थे। नेहा, लगता है किसी ने हमें आवाज लगाई। अनुराग, कौन हो सकता है? ये कहता हुआ वो बाहर निकलता है। बाहर कोई नहीं था। कुछ दूर से आता आलोक मानो उसे दिख ही नहीं रहा था। आलोक कुछ दूर से आवाज लगाता है, आप ठीक है? ये सुनते ही अनुराग इधर उधर देखता है। आखिर वो आवाज कहां से आ रही थी? कौन हो आप? कौन हो? सामने आओ। सामने खड़ा आलोक चौंक जाता है। मैं सामने ही हूं, इधर देखिए, राइट साइड में अपने। अनुराग एक अनजान आवाज को अपने करीब आता सुन घबरा जाता है। अंदर बैठी नेहा उसे आवाज लगाती है, अनुराग, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो यहां से निकलते हैं। अनुराग फिर एक नजर घुमाता है चारों तरफ, उसे कोई नहीं दिखता। आलोक कुछ और कह पाता, तब तक अनुराग अंदर बैठ चुका था। आलोक फिर चिल्लाता है, रुको, मैं यही हूं, मैं यही हूं। पर अब वो कार फिर कहीं उसी धुंध में खो चुकी थी। डरा हुआ आलोक समझ ही नहीं पाता कि अजीब सी चीजें हो रही हैं, इससे कैसे निकला जाए। उसके बाद वो कार बार बार उसके सामने से गुजरने लगती है। हर कुछ देर में हेडलाइट चमकती है, इंजन की हल्की सी घड़-घड़ की आवाज, और बस एक झलक। आलोक चिल्लाता रहा,
हर बार वो कुछ नया कहने की कोशिश करता रहा कि शायद वो कार रुक जाए, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था कि मानो बार बार वो लूप रीसेट हो रहा था, किसी सीडी प्लेयर में फंसी सीडी की तरह, बिना पॉज हुए। और फिर अचानक वो कार सीधा रुक गई, बिल्कुल वहीं जहां आलोक ने उसे पहली बार देखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो तब खड़ी थी। वो इस बार भागकर उसके पास पहुंचता है, पर जब वो वहां पहुंचा वहां कोई नहीं था। ये सब मानो ऐसा था जैसे उसे कोई डेजावू हो रहा हो। कार का गेट फिर अपने आप खुलता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर एक पुराना फोन रिंग हो रहा था, डैशबोर्ड पर पड़ा। आलोक जैसे ही कॉल पिक करता है, फिर वही धीमी आवाज, डरी थकी हुई आवाज। हेलो, इज एनीवन लिसनिंग? मैं अनुराग, हम यहाँ NH79 पर फंसे हुए हैं। कॉल फिर कट चुका था। आलोक को महसूस होता है जैसे पास से कोई बहुत तेज गुजरा हो। वो बाहर देखता है तो कार के ठीक सामने वो औरत खड़ी थी, बट अपनी नजर आलोक पर टिकाए। आलोक हिम्मत करके फिर पूछता है, कौन हो तुम, कौन हो? वो औरत बिना कदम बढ़ाए हवा में धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती है। जैसे जैसे दूरी घट रही थी, आलोक का दिल बैठा जा रहा था। अब वो औरत आलोक के इतने करीब आ चुकी थी कि डर के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर आती है एक दिल दहला देने वाली आखिरी चीख और एक तेज हवा का झोंका सब अपने साथ ले जाता है। ना वो कोहरा बचता है, ना वो कार, और ना हाथ में वो फोन। सब मानो हवा हो गया था। और तभी आती है भूरा सिंह की आवाज, सर, सर! आलोक डरा बौखलाया भूरा सिंह के सामने खड़ा होता है। हजारों सवाल लिए, क्या तुम्हें लगता है भूत होते हैं? भूरा सिंह मुस्कुराता है और फिर दोनों स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, मन में कई सारे सवाल लिए। उसने काफी साल इंतजार किया, उस चीज का काफी लोगों से जानने की कोशिश करी, लेकिन उस रात के बाद वो कभी नहीं जान पाया कि वो सब आखिर क्या था। कुछ सालों बाद उस रिसीवर को ठीक होने दिया और फिर उसके बाद वो कभी नहीं बचा। आलोक ने लोकल लोगों से जानना चाहा तो कुछ बुजुर्गों ने बताया, जो लोग उस औरत को बचाने जाते हैं उन्हें कहीं ले जाती है, यहां से दूर किसी वक्त के कोने में। तो सवाल वही है, क्या आप जाना चाहोगे उस सड़क पर, या वो औरत आपको दिखे तो क्या आप करेंगे उसकी मदद?